हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग फाइनली बिहार बोर्ड के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बायोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण मॉडल सेट लॉन्च कर दिए हैं। 5 सेट लॉन्च किया गया है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी सब्जेक्ट का 5 सेट लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। आज हम लोग मॉडल सेट 1 करने वाले हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है उस सेट को हम लोग सोल्व कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं उस सेट को। अगर आप इस सेट को पढ़ लेते हैं, इसमें टोटल आपको 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। इस सेट में आपको टोटल 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 70 आपके बोर्ड एग्जाम में इसी में से आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% गारंटी दिया जाता है AK2 एजुकेशन के द्वारा। तो आप भी अगर 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो AK2 एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो स्क्रीन पर नीचे में व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर जरूर से मैसेज करें। आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सबसे पहले कोई भी PDF या इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। आज के बायोलॉजी के मॉडल सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है हमें बताना है। तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, अंडाशय में या वासीय भाग में या गर्भाशय में या फैलोपियन नली में। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है हमें बताना है। तो स्तनधारियों में जो निषेचन होता है वह कहाँ होता है। तो स्तनधारियों में निषेचन जो होता है वह फैलोपियन नली में होता है। फैलोपियन नली में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैलोपियन नली में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में अमीबा में, ऑप्शन बी में पैरामीशियन में, ऑप्शन सी में जलकुंभी में, ऑप्शन डी में अमीबा तथा पैरामीशियन दोनों में। तो हमें पूछ रहा है द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो द्विखंडन जो पाया जाता है वह अमीबा तथा पैरामीशियन दोनों में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो अमीबा और पैरामीशियन दोनों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा तथा पैरामीशियन दोनों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है, पुनः ऊर्ध्वभवन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होता है। पुनः ऊर्ध्वभवन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होता है। ऑप्शन ए में स्पंज में, ऑप्शन बी स्पाइरोगाइडा में, ऑप्शन सी में दिए गए हैं पेनिसिलियम में और ऑप्शन डी में कारा में दिए गए हैं। तो पुनः ऊर्ध्वभवन की क्रिया जो होता है वह स्पंजों में होता है। किस में होता है। तो स्पंजों में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनः ऊर्ध्वभवन की क्रिया स्पंजों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में केंद्रक, ऑप्शन बी में रसधानी, ऑप्शन सी में माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी में दिए गए हैं सेंट्रियोल। तो जो स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, मध्य भाग मतलब बीच के भाग में जो पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बीच के भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। इनमें से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है हमें बताना है। ऑप्शन ए में जोक यह भी उभयलिंगी होता है, ऑप्शन बी में केचुआ यह भी उभयलिंगी होता है, ऑप्शन सी में दिए गए हैं फीताकृमि यह भी उभयलिंगी होता है और ऑप्शन डी में दिए गए हैं घरेलू मक्खी यह उभयलिंगी नहीं होता है। यह उभयलिंगी नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उभयलिंगी नहीं होता है तो घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है, जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। जब नर एवं मादा गैमेट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है। जब नर एवं मादा गैमेट में जब युग्मन होता है तो वह लैंगिक जनन कहलाता है। नर और मादा गैमेट में जब युग्मन होता है तो क्या कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। लैंगिक जनन कहलाता है कब। जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तो लैंगिक जनन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब एकल जनक के द्वारा आ जाए, एकल जनक के द्वारा तो अलैंगिक जनन हो जाएगा। एकल जनक के द्वारा आ जाए तो अलैंगिक जनन हो जाएगा। और ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, सेम दोनों क्वेश्चन एक से ही रिलेटेड है। जब नर एवं मादा गैमेट आ जाए तो लैंगिक जनन हो जाएगा, और जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा आ जाए, एकल जनक के द्वारा ध्यान दीजिए, तो अलैंगिक जनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन ए में n दिया गया है, ऑप्शन बी में 2n और ऑप्शन सी में 3n और ऑप्शन डी में a और b दोनों। तो भ्रूणपोष में जो क्रोमोसोमों की संख्या होती है वह 3n होती है। भ्रूणपोष में क्रोमोसोमों की संख्या 3n होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ये उत्परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं उसे क्या कहते हैं।
ये उत्परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वह कहलाते हैं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का या सेव का या नारंगी या लीची? जिसका पुष्पासन हम खाते हैं वह सेव है। सेव का पुष्पासन हम लोग खाते हैं, जो कि सेव का पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं हमें बताना है। तो पुष्प के नर जनन संरचना को हम लोग कहते हैं ज्यांग, और पुष्प के नर जनन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यांग कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ नर जनन संरचना है, अगर यहाँ मादा जनन संरचना होता है तो क्या कहते हैं? अगर मादा जनन संरचना होता तो पुमंग कहते हैं, और नर जनन संरचना है तो ज्यांग कहेंगे। मादा के लिए पुमंग हो जाएगा और नर के लिए ज्यांग हो जाएगा। तो हमें पूछ रहा है नर जनन संरचना, तो ज्यांग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और मादा पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से या पेटल से या पुमंग से या बीजांड से? हमें बताना है सत्य फल का निर्माण किससे होता है। तो सत्य फल का निर्माण जो होता है वह अंडाशय से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। अंडाशय से सत्य फल का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? चींटियों के द्वारा परागण को क्या कहते हैं? चींटी के द्वारा जो परागण होता है उस परागण को क्या कहते हैं? तो चींटी के द्वारा परागण को हम लोग कहते हैं मर्मिकोफिली। मर्मिकोफिली कहते हैं चींटी के द्वारा परागण को। इसका शॉर्ट वीडियो भी आने वाला है परागण के, सभी का परागण के या शॉर्ट वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चींटियों के परागण को कहते हैं मर्मिकोफिली कहते हैं, चींटियों के परागण के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में, एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडों उत्पन्न कर सकती हैं? एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो स्वस्थ महिला अपने जीवन काल में जो टोटल अंडों की संख्या उत्पन्न करते हैं वह 400 होते हैं। 400 अंडे उत्पन्न कर सकती हैं, टोटल 400 अंडे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 400 अंडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? फल बनाता है या फूल बनाता है या बीज पत्र बनाता है? तो बीजांड विकसित होता है तो वह बीज बनाता है। बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? इनमें कौन पौधा जलोद्भिद होता है? ऑप्शन ए में सिंगड़ा, ऑप्शन बी में नागफनी और ऑप्शन सी में शीशम दिए गए हैं, और ऑप्शन डी में एकेसिया दिए गए हैं। तो जो पौधा जलोद्भिद होता है वह सिंगड़ा है। सिंगड़ा पौधा जलोद्भिद होता है। सिंगड़ा पौधा जलोद्भिद होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है? समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है? तो समकाल पक्वता हमें बताना है किस में होता है। तो समकाल पक्वता किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुला बांस में समकाल पक्वता होता है। समकाल पक्वता किस में होता है? तो गुला बांस में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। गुला बांस में समकाल पक्वता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अंडाणु के भेदने से पूर्व, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? तो अंडाणु के भेदने से पहले शुक्राणु का परिपक्वन जो है वह कैपेसिटेशन कहलाता है। कैपेसिटेशन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैपेसिटेशन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जबरेलिन है। जबरेलिन क्या है? तो क्वेश्चन दिया गया है जबरेलिन क्या है? ऑप्शन ए में हार्मोन, ऑप्शन बी में तन्ना में वृद्धि में दिए गए हैं वृद्धि एंजाइम, और ऑप्शन डी में कोई नहीं दिए गए हैं। तो जबरेलिन क्या है? तो जबरेलिन जो होता है वह एक वृद्धि एंजाइम है। जबरेलिन एक वृद्धि एंजाइम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबरेलिन वृद्धि एंजाइम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृषण में पाई जाती हैं सर्टोली कोशिकाएं, तो वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट होते हैं?
तो अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 16 और ऑप्शन डी सी में दिए गए हैं 32 और ऑप्शन डी में दिए गए हैं 64। तो हमें बताना है अनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं। तो अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं, 64 कूट होते हैं अनुवांशिक कूट में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 कूट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, यौनारभ्य के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है? यौनारभ्य के समय प्रथम आवर्त चक्र दिया गया है, आवर्त चक्र कहलाता है। ऑप्शन ए में अंडाशय, ऑप्शन बी में शुक्राणु, ऑप्शन सी में दिए गए हैं रजोदर्शन और ऑप्शन डी में दिए गए हैं आवर्त। तो यौनारभ्य के समय प्रथम आवर्त चक्र जो होता है वह आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आवर्त कहलाता है। यौनारभ्य के समय प्रथम आवर्त चक्र आवर्त ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन ए में दिए गए शुक्राणु जनन द्वारा, ऑप्शन बी में दिए गए स्पर्मेटिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु जनन द्वारा। शुक्राणु जनन द्वारा नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती हैं। शुक्राणु जनन के द्वारा नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती हैं? वृक्क के ऊपर या वृषण के पास या यूरेटस के निकट या मूत्रमार्ग के चारों ओर। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वह मूत्रमार्ग के चारों ओर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, मूत्रमार्ग के चारों ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किस में सहायता करती हैं? किस में सहायता करती हैं? स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किस में सहायता करती हैं? तो किस में सहायता करती हैं हमें बताना है। तो यह जो सहायता करती हैं क्या श्वसन में करती हैं, उत्सर्जन में या सुरक्षा में या पोषण में? तो यह सहायता करती हैं पोषण में। पोषण में सहायता करती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोषण में सहायता करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाते हैं? गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? तो गर्भाशय का जो भीतर का स्तर होता है वह क्या कहलाता है? तो भीतरी स्तर जो होता है वह एंडोमेटेरियल कहलाता है। एंडोमेटेरियल कहलाता है, भीतर के स्तर को एंडोमेटेरियल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमेट निर्माण को हम लोग गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है हमें बताना है। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति के लिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वह वृषण से होती है। वृषण से होती है नर हार्मोन की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है हमें बताना है। तो इनमें से कौन सी तकनीक पात्र हैं जो निषेचन के अंतर्गत नहीं आती हैं? तो इनमें से निषेचन के अंतर्गत जो नहीं आती है वह अंतर्गर्भाशय युक्ति है, जो कि निषेचन के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह पात्र हैं जो कि निषेचन के अंतर्गत नहीं आती हैं, अंतर्गर्भाशय युक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम किसका संभाग होता है? तो एक्रोसोम जो संभाग होता है वह मानव शुक्राणु के सिर का संभाग होता है। एक्रोसोम संभाग होता है मानव शुक्राणु के सिर का। अगर आप भी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो अभी से भी इस नंबर पर विजिट कर सकते हैं 8969831773। अगर आपको कोई भी मॉडल सेट का PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिए गए हैं प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, ऑप्शन बी में दिए गए हैं प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा हो जाएगी, और ऑप्शन सी में दिया गया है जनसाधारण स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो जब जनसंख्या अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी जनसंख्या अधिक होने के। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण है। गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतर्गर्भाशय युक्त होने के मुख्य कारण क्या है? तो अंतर्गर्भाशय युक्त होने के मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिए गए हैं शुक्राणु की निषेचन क्षमता में कमी, ऑप्शन बी में दिए गए हैं गर्भाशय में ऊपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, ऑप्शन सी में दिए गए हैं शुक्राणु की गतिशीलता में वृद्धि, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है। जन्म से पहले जो भ्रूण को जांचने की विधि है उस विधि का क्या नाम है हमें बताना है। तो जन्म से पहले भ्रूण को जांचने की जो विधि है उस विधि को कहते हैं इम्यूनोसेंटेसिस। इम्यूनोसेंटेसिस का विधि कहते हैं इसे। जन्म से पूर्व जांचने की विधि को इम्यूनोसेंटेसिस विधि कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, काफी वीवीआई क्वेश्चन है और आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया वह 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1951 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि आरयू 486 दवा उपयोग की जाती है। आरयू 486 दवा का प्रयोग की जाती है। तो आरयू 486 दवा का प्रयोग कब किस लिए किया जाता है, किस में किया जाता है हमें बताना है। तो आरयू 486 दवा का प्रयोग गर्भपात कारण के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, तो गर्भपात कारण के रूप में आरयू 486 दवा के प्रयोग की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई। भारत में पहला जनगणना कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए में दिए गए 1851 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1891 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1921 ईस्वी और ऑप्शन डी में 1951 ईस्वी दिए गए हैं। तो भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई। तो भारत में प्रथम जनगणना जो प्राप्त हुई 1891 ईस्वी में प्रारंभ हुई। 1891 ईस्वी में प्रारंभ हुई भारत में प्रथम जनगणना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी क्या रोकता है हमें बताना है। तो कॉपर टी जो रोकता है अंडाशय को रोकता है कॉपर टी। कॉपर टी किसको रोकता है, तो अंडाशय को रोकता है कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, किलोग्राफी या मनोविज्ञान या बायोविज्ञान या डेमोग्राफी। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जनसंख्या का जो अध्ययन होता है वह डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। डेमोग्राफी याद कर लीजिए, जो कि डेमोग्राफी है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, मादा में मुख्य गर्भनिरोधक किसे रोकती है। मादा में मुख्य गर्भनिरोधक किसे रोकती है। तो मादा में मुख्य गर्भनिरोधक जो होता है वह किसको रोकता है। तो मादा में मुख्य गर्भनिरोधक अंडोत्सर्ग को रोकता है। अंडोत्सर्ग को रोकता है। मादा में मुख्य गर्भनिरोधक गोली अंडोत्सर्ग को रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक संकर का जीनोटॉपिक अनुपात होता क्या है। एक संकर का जीनोटिपिक अनुपात क्या है। तो एक संकर का हमें जीनोटिपिक अनुपात बताना है। तो एक संकर का जो जीनोटिपिक अनुपात होता है वह 1:2:1 होता है। 1:2:1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1:2:1 एक संकर का पूछे तो 1:2:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को और हम क्या कहते हैं। तो पृथक्करण के सिद्धांत को और हम लोग क्या कहते हैं, तो युग्मकों के शुद्धता का नियम कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को ही हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। यह क्वेश्चन तो काफी इजी है, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने टोटल कितने लक्षणों का अध्ययन किया। तो मेंडल ने टोटल 7 लक्षणों का अध्ययन किए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। 7 लक्षणों के अध्ययन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइपिक अनुपात होता है। हमें अब बताना है द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइपिक अनुपात बताना है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किया, इससे जस्ट पहले हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए कि एक क्रॉस में जीनोटाइपिक अनुपात होता है, तो उसका जो होता है वह 1:2:1 होता है। एक क्रॉस दिख जाए तो 1:2:1 होगा। और हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ द्विसंकर क्रॉस में, तो द्विसंकर पूछा जाए तो 9:3:3:1 हो जाएगा, जो कि दोनों का क्लियर हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर एक क्रॉस पूछे एक लक्षण तो इसमें 1:2:1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का द्विसंकर पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9:3:3:1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र कौन हो जाएगा। तो सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाला जो मानव गुणसूत्र होता है वह गुणसूत्र होता है गुणसूत्र 21Y। गुणसूत्र 21Y वह गुणसूत्र है जो सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र हैं।
तो गुणसूत्र 21वां जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, तो दात्र कोशिका अरक्तता क्या प्रदर्शित करता है? तो दात्र कोशिका अरक्तता जो होता है वह प्लियोट्रॉपी प्रदर्शित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लियोट्रॉपी प्रदर्शित करता है दात्र कोशिका अरक्तता, प्लियोट्रॉपी प्रदर्शित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? तो जिनके विभिन्न अभिव्यक्ति हो वह कहलाते हैं बहुअलील। जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो वह बहुअलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो बहुअलील हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बालक का रुधिर O है, एक बालक का रुधिर O है और उसके पिता का रुधिर B है, उसके पिता का रुधिर B है, और पिता के जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा? और पिता के जीन प्रारूप इनमें से क्या हो जाएगा? O होगा कि OB होगा कि BB होगा या AA होगा? तो पिता का जो जीन प्रारूप होगा वो OB हो जाएगा। OB हो जाएगा पिता का जीन प्रारूप, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। OB हो जाएगा पिता का जीन प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया? सहलगनता के नियम या आनुवंशिकता के नियम या थर्मोडायनामिक्स के नियम या इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने जो प्रतिपादित किया वह आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किया, आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादित किया मेंडल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक सामान्य दृष्टि वाले महिला, एक सामान्य दृष्टि वाले महिला जिसके पिता वर्णांध है, उसके पिता वर्णांध हैं, शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है। एक सामान्य दृष्टि वाले महिला को जिसके पिता वर्णांध है उसकी शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री की वर्णांधता की संभावना क्या होगी? पुत्र एवं पुत्री में वर्णांधता की संभावना क्या हो जाएगी? तो उसके पुत्र एवं पुत्री में जो वर्णांधता की संभावना होगी वह हो जाएगी 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री होगी। 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को किसमें रोकता है? तो प्रभाविता में या पॉलीमरेज में? तो प्रभाविता में रोकता है। किसमें रोकता है? तो प्रभाविता में रोकता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें रोकता है? तो प्रभाविता में रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम अनुवांशिकी दिक अनुवांशिकी के पिता थे। प्रथम अनुवांशिकी दिक अनुवांशिकी के पिता थे। तो प्रथम अनुवांशिकी दिक अनुवांशिकी के पिता कौन थे? डी ब्रिज या मेंडल या डार्विन या मार्गन? तो प्रथम अनुवांशिकी दिक अनुवांशिकी के पिता जो थे वह मेंडल थे। मेंडल थे दिक अनुवांशिकी के पिता, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल थे दिक अनुवांशिकी के पिता, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का कौन सा अपवाद है? तो मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है हमें यह बताना है। तो मेंडल के नियम का जो अपवाद है कौन सा है? प्रभाविता या युग्मक की शुद्धता या सहलगनता? तो सहलगनता है मेंडल के नियम का एक अपवाद है, जो कि सहलगनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव रुधिर व AB वर्ग में, मानव रुधिर AB वर्ग में क्या होता है? एंटीबॉडी उपस्थित होता है या एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं या एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं या एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं? तो हमें बताना है मानव रुधिर AB वर्ग में। तो मानव रुधिर AB वर्ग में जो होता है, मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है मानव रुधिर AB वर्ग में, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बिंदु उत्परिवर्तन है। एक बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? तो एक बिंदु उत्परिवर्तन क्या है हमें बताना है। तो एक बिंदु उत्परिवर्तन जो होता है वह क्या है? तो एक बिंदु उत्परिवर्तन सिकल सेल अमोनिया है। एक बिंदु उत्परिवर्तन जो होता है सिकल सेल अमोनिया होता है, सिकल सेल अमोनिया होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी भी यही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटा से छोटा खंड है। अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटा से छोटा खंड कौन सा है? तो इसका जो छोटा से छोटा खंड हमें बताना है। तो इसका छोटा से छोटा खंड जो होता है वह होता है म्यूटान। म्यूटान होता है छोटा से छोटा खंड, म्यूटान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यूटान होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़ों के प्रभाव को रोकता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं। एक जीन के जोड़ा दूसरे जीन के जोड़ा के प्रभाव को रोकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। जो एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है उसे एपिस्टेसिस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए। वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो वंशागति के गुणसूत्री का जो सिद्धांत है वह किसने प्रस्तुत किया हमें बताना है। मेंडल ने या सटन ने या रेसिनेट ने या बेवरी ने। तो वंशागति के गुणसूत्री का जो सिद्धांत है वह सट्टल ने प्रस्तुत किया। अनुवांशिक के गुणसूत्री सिद्धांत सट्टल ने प्रस्तुत किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मेंडल ने किस पर कार्य किया। खाद मटर पर या जंगली मटर पर या साधारण मटर पर या कोई नहीं। या तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए 58 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हीमोफीलिया क्या है। मेंडलीय व्याधि, ऑप्शन बी में गुणसूत्री व्याधि, ऑप्शन सी में ए और बी में से कोई एक, और ऑप्शन सी डी में दिए गए हैं कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया होता है मेंडलियन व्याधि होता है हीमोफीलिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेंडलियन व्याधि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है। तो कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जो जीन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन प्लियोट्रॉपिक कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज है। अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज क्या है। तो अमेजन के वनों में जो पादपों की स्पीसीज होती हैं वह 40,000 होती हैं। 40,000 होती हैं अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज 40,000 होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि WWEN के लोगो हैं। WWEN के लोगो क्या है। आप लोग भी बहुत सारे लोगो देखते हैं। WWEN के एफ का लोगो क्या है हमें बताना है। तो WWEFN का जो लोगो होता है वह पांडा, लाल पांडा होता है। लाल पांडा किसका लोगो है, तो WWFN का जो लोगो होता है वह लाल पांडा है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया। भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क कौन विकसित किया गया। तो भारत में जो पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया था वह था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विकसित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होता है, जिसमें जिम कॉर्बेट ही जीत दिया गया है। तो इसी में होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पूरा नाम होता है, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है। पारिस्थितिक विविधता में कौन सम्मिलित है हमें बताना है। अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता या ऑल होता है। तो पारिस्थितिक विविधता में जो सम्मिलित है तो अल्फा बीटा गामा सभी विविधता सम्मिलित है, तो ऑल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। तो भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला हमें क्षेत्र बताना है। तो भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला जो क्षेत्र होता है वह होता है अमेजन का वर्षा वन। अमेजन का वर्षा वन है, जो कि भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नंदन कानन चिड़ियाघर जाना जाता है। नंदन कानन चिड़ियाघर किसके लिए जाना जाता है। नंदन कानन जो चिड़ियाघर है वह किसके लिए जाना जाता है। तो नंदन कानन चिड़ियाघर है वह सफेद टाइगर के लिए जाना जाता है। सफेद टाइगर के लिए जाना जाता है। नंदन कानन चिड़ियाघर सफेद टाइगर के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है हमें बताना है। तो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वह केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो केरल में स्थित है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि सबसे प्रभाविक जीव थे। सबसे प्रभाविक जीव कौन थे। तो जो सबसे प्रभाविक जीव थे वह कौन थे। तो जो सबसे प्रभाविक जीव थे वह जीव थे रसायन विषमपोषी। रसायन विषमपोषी सबसे प्रभाविक जीव थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रसायन विषमपोषी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है। 1 क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है।
तो 1:2:1 का जो अनुपात होता है यह प्रभाविता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो प्रभाविता दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दर्शाता है? तो प्रभाविता दर्शाता है। अब हम लोग इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है। अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है। अनुवादन या स्थानांतरण में क्या बनता है? आरएनए से प्रोटीन, या डीएनए पर डीएनए, या डीएनए पर आरएनए, या आरएनए पर डीएनए। तो अनुवादन तथा स्थानांतरण में बनता है। तो जो अनुवादन तथा स्थानांतरण में बनता है वह बनता है डीएनए से प्रोटीन। डीएनए से प्रोटीन बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए से प्रोटीन बनता है। और कोई डाउट समस्या हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। 8969831773 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सअप कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और कॉल करने का टाइम है 7 से 9 AM तथा PM में कॉल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार के आप इस व्हाट्सअप नंबर पर दे सकते हैं। दोबारा से आपको उस क्वेश्चन को कॉल के माध्यम से सोल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि हिंदी के मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं। मॉडल सेट 1 हिंदी का हो गया है, अब हम लोग कल हिंदी के मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।